हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। taxhill.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुँच जाए। फ्रेंड्स, अक्सर क्लाइंट के द्वारा पूछा जाता है कि इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। तो इस केस में जो कंसल्टेंट्स या टैक्स प्रैक्टिशनर डॉक्यूमेंट मंगाते हैं उन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो नेम ऑफ द टैक्स पेयर आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये रिटर्न में भरना होता है। पैन नंबर टैक्स पेयर का पता होना चाहिए, आधार नंबर या फिर यदि आधार नंबर लोड नहीं किया गया है तो आधार इनरोलमेंट ID पता होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ टैक्स पेयर की रिटर्न को फाइल करने के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एड्रेस विद पिन कोड भी आपको मंगाना है। जैसे कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में यहाँ देख पा रहे हैं कि जो रेड में लेबल दिए गए हैं ये मैंडेटरी हैं फिल करने, जैसे कि लास्ट नेम, पैन नंबर, एड्रेस विद पिन कोड। इसके अलावा फ्रेंड्स, टैक्स पेयर के फादर्स नेम की भी आवश्यकता है क्योंकि जब आप इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई करते हैं तो उसमें पूछा जाता है सन/डॉटर ऑफ, इसलिए आपको फादर नेम ऑफ द टैक्स पेयर भी पता होना चाहिए ताकि आप यहाँ पे करेक्टली डिटेल फिल कर सकें। फ्रेंड्स, इसके अलावा मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को भी फिल करना मैंडेटरी है क्योंकि जब आप इनकम टैक्स रिटर्न को देखते हैं तो वहाँ पे ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर को देना मैंडेटरी कर दिया गया है। फ्रेंड्स, ज़्यादातर केस में देखा गया है कि यहाँ पे टैक्स कंसल्टेंट या टैक्स प्रैक्टिशनर अपना ईमेल ID या मोबाइल नंबर दे देते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि जब इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस हो जाती है तो उसके बाद इंटीमेशन क्लाइंट को जाना चाहिए, या फिर यदि कोई उसकी आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड है या फिर रिफ़ंड आता है तो सभी कम्युनिकेशन इस ईमेल एड्रेस पे जाते हैं और मोबाइल नंबर पे जो कि यहाँ पे दिया गया है। इसलिए टैक्स पेयर को इंश्योर करना है कि उसका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर उसकी ITR रिटर्न में जाना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, सभी बैंक अकाउंट्स की डिटेल टैक्स पेयर को ITR में देनी है, लेकिन जो अकाउंट डोरमेंट है उनकी डिटेल नहीं देनी है। इस केस में IFSC कोड देना है बैंक्स का, नेम ऑफ द बैंक बताना है और अकाउंट नंबर बताना है। यदि टैक्स पेयर का रिफ़ंड है तो उसे स्पेसिफिकली बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है जिसमें कि वह रिफ़ंड चाहता है। इसलिए यदि कोई कंसल्टेंट किसी व्यक्ति की टैक्स रिटर्न को फाइल कर रहा है तो इंश्योर करना है कि क्लाइंट से पूछे कि कौन से बैंक अकाउंट में वह रिफ़ंड चाहता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पिछली ITR में जिस बैंक अकाउंट में रिफ़ंड क्लेम किया गया था हो सकता है कि इस बार वो बैंक अकाउंट क्लोज कर दिया गया हो SEC के द्वारा। इसलिए जब भी रिटर्न फाइल की जाती है उसी वक्त टैक्स पेयर को इंश्योर करना है कि जो रिफ़ंड के लिए बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया गया है वो करेक्ट हो, अदरवाइज व्यक्ति का रिफ़ंड टाइमली उस तक नहीं पहुंच पाता यदि बैंक अकाउंट सही ना दिया जाए ITR में। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि कोई नया बैंक अकाउंट टैक्स पेयर के द्वारा ओपन किया गया है तो उसकी डिटेल भी ITR में देनी है ड्यूरिंग द ईयर। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति ने कोई नया बैंक अकाउंट ओपन कर लिया होता है और वह उसे नहीं दे पाता है क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न जो प्री फिल की जाती है तो पिछले साल जो अकाउंट आ रहे थे वही आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। इसलिए ये ध्यान में ही नहीं रहता कि परमानेंट इन्फॉर्मेशन है और इसके अंदर जो नया बैंक अकाउंट ऐड किया गया है उसे भी रिपोर्ट करना है, तो ये स्पेसिफिकली ध्यान रखना है टैक्स पेयर को। फ्रेंड्स, ये है ITR का फॉर्म जहाँ पे कि आपको डिटेल भरनी होती है, IFSC कोड, नेम ऑफ द बैंक, अकाउंट नंबर, सेलेक्ट द अकाउंट फॉर रिफंड क्रेडिट। फ्रेंड्स, मिनिमम एक बैंक अकाउंट तो रिपोर्ट करना ही होता है यहाँ पे रिफ़ंड क्लेम करने के लिए। यदि रिफ़ंड मल्टीपल अकाउंट में सेलेक्ट किया जाता है तो उस केस पे रिफ़ंड एक बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा जो कि CPC बेंगलोर के द्वारा डिसाइड किया जाएगा जब रिटर्न की प्रोसेसिंग की जाएगी। फ्रेंड्स, भले ही बैंक अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर क्लोज कर दिया गया हो तब भी उस अकाउंट की रिपोर्टिंग जाएगी क्योंकि यहाँ पे डिटेल मांगी गई है। ऑल बैंक अकाउंट्स हेल्ड इन इंडिया एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि यदि पिछले फाइनेंशियल ईयर मान लीजिए 1920 की आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 2021, तो किसी भी टाइम आपके पास यदि अकाउंट था इंडिया में उस बैंक अकाउंट की रिपोर्टिंग यहाँ पे करनी है। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि बैंक अकाउंट ज्वाइंट नेम से होते हैं तो उस केस में भी टैक्स पेयर को उनकी रिपोर्टिंग अपनी ITR में करनी है ताकि असेसिंग ऑफिसर के द्वारा ये ना माना जाए कि आपने किसी इन्फॉर्मेशन को हाइड करने की कोशिश की है। फ्रेंड्स, अब इनकम टैक्स की रिटर्न ऑनलाइन ही फाइल करनी होती है यदि व्यक्ति सीनियर सिटीजन यानी कि 80 ईयर्स एंड अबव नहीं है। इसलिए टैक्स पेयर को इंश्योर करना है कि उसका फाइलिंग अकाउंट क्रिएट किया गया हो इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in पर और उसके पास लॉगिन ID और पासवर्ड उपलब्ध हो ताकि वह अपनी रिटर्न को ऑनलाइन फाइल कर सके। फ्रेंड्स, यदि इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in पर अकाउंट क्रिएट नहीं किया गया है तो आप यहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं।
अपने राइट हैंड साइड में जो बटन दिए गए हैं, और यदि आप रजिस्टर्ड यूज़र हैं तो यहाँ पे लॉगिन करके चेक कर लीजिए कि आपका पासवर्ड सही से काम कर रहा है। यदि आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आप यहाँ पे रीसेट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड टैक्स पेयर के पास इस बात का भी रिकॉर्ड होना चाहिए कि यदि उसने करंट अकाउंट ओपन किया है बैंकिंग कंपनी के साथ या कोऑपरेटिव बैंक के साथ, तो ड्यूरिंग द ईयर यदि उसमें 1 करोड़ रुपीस से ज़्यादा का अमाउंट डिपॉजिट कर दिया गया है, भले ही कैसे हो या फिर किसी भी और मोड से, जैसे कि NEFT, RTGS एक्स्ट्रा, तो इसकी डिटेल उसे अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में देनी है, यदि वो सिर्फ इसलिए ही अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर रहा है। फ्रेंड्स, ये है इनकम टैक्स की रिटर्न जहाँ पे एक स्पेसिफिकली पूछा गया है कि यदि व्यक्ति सिर्फ इसलिए अपनी ITR को फाइल कर रहा है, यदि उसका अमाउंट 1 करोड़ रुपये या उससे ज़्यादा हो जाता है एक या एक से ज़्यादा करंट अकाउंट में जो कि उसने मेंटेन किए हैं बैंकिंग कंपनी कोऑपरेटिव बैंक के साथ, तो यहाँ उसे अमाउंट भी फिलअप करना है कि कितना अमाउंट उसने डिपॉजिट किया है। फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति ने फ़ॉरेन ट्रैवल किया है तो उस केस में यदि उसका ट्रैवल एक्सपेंडिचर 2 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाता है ड्यूरिंग द ईयर, भले ही उसने अपने लिए किया हो या किसी और व्यक्ति के लिए, तो उस केस में उसे इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्टिंग करनी है, यदि वो सिर्फ इसलिए अपनी ITR को फाइल कर रहा है। इस 2 लाख रुपए के अंदर सभी प्रकार के खर्चे शामिल होंगे, जैसे कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस, होटल बुकिंग, लॉजिंग एक्सपेंस, टिकट कॉस्ट एक्स्ट्रा। फ्रेंड, जब हम इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करेंगे सिर्फ इसलिए कि व्यक्ति का जो एक्सपेंडिचर है फ़ॉरेन ट्रैवल का 2 लाख रुपये से ज़्यादा हो गया है, तो उसमें आपको अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर भी यहाँ पे बताना है। फ्रेंड्स, टैक्स पेयर से डिटेल लेनी है कि कितना इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस इनकर किया गया है ड्यूरिंग द ईयर। यदि अमाउंट 1 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाता है ड्यूरिंग द ईयर, भले ही यह घर के लिए किया गया हो या फिर ऑफिस के लिए किया गया हो या फिर शॉप एक्स्ट्रा के लिए किया गया हो, तो उस केस में व्यक्ति के लिए इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी है। इस प्रकार फ्रेंड्स, यदि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इनकर किया गया है तो उस केस में इनकम टैक्स रिटर्न में इसकी स्पेसिफिकली रिपोर्टिंग करनी है, यदि व्यक्ति सिर्फ इसी वजह से अपनी ITR को फाइल कर रहा है, यानी कि एग्रीगेट अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर यदि 1 लाख रुपये से ज़्यादा है ऑन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर भी देना है। इसके अलावा फ्रेंड, कुछ डॉक्यूमेंट टैक्स पेयर को बैंक से कलेक्ट करने हैं, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट एंड पासबुक। जैसे कि यदि वो ITR फाइल कर रहा है असेसमेंट 2021 यानी कि फाइनेंशियल 1920 के लिए, तो बैंक स्टेटमेंट या फिर पासबुक उसके पास होनी चाहिए 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक अपडेट की हुई, ताकि वह सभी डेबिट और क्रेडिट एंट्री को चेक कर सके जिनकी की रिपोर्टिंग इनकम टैक्स की रिटर्न में करनी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट भी निकालना होता है, इसके लिए वो बैंक से सर्टिफिकेट ले सकता है या फिर बैंक की पासबुक से कैलकुलेट कर सकता है, जैसे कि फाइनेंशियल 1920 के लिए वो ये कैलकुलेशन कर सकता है असेसमेंट 2021। इसी प्रकार फ्रेंड्स, यदि फिक्स्ड डिपॉजिट एक्स्ट्रा कराए गए हैं बैंक के पास या पोस्ट ऑफिस के पास, तो उस केस में बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेने हैं कि फाइनेंशियल ईयर में कितना इंटरेस्ट दिया गया है इन FDR पे और कितना TDS एक्स्ट्रा काटा गया है। इस प्रकार फ्रेंड, जब ITR भरी जाती है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत ये बताना होता है कि सेविंग अकाउंट से कितना इंटरेस्ट मिला है व्यक्ति को, यदि फिक्स डिपॉजिट किए गए हैं बैंक के पास, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास, तो कितना इंटरेस्ट मिला है, यदि इनकम टैक्स रिफंड मिला है तो उस पर कितना इंटरेस्ट मिला है, फैमिली पेंशन कितनी है। इसलिए सभी बैंक अकाउंट्स के लिए यह डिटेल चाहिए होती है और उसका टोटल करने के बाद ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपको ये फिगर यहाँ पे रिपोर्ट करनी होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, टैक्स पेयर के पास TDS सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए, यानी कि यदि उसे सैलरी मिलती है और सैलरी पर TDS करता है तो एम्प्लॉयर के द्वारा फॉर्म नंबर 16 इशू किया जाता है, और यदि अदर देन सैलरी है तो उस केस में फॉर्म नंबर 16A इशू किया जाता है। जैसे कि बैंक के पास फिक्स डिपॉजिट कराई गई हैं जहाँ पे कि इंटरेस्ट पर TDS करता है तो फॉर्म नंबर 16A इशू किया जाता है। फ्रेंड, जब आप ITR भरते हैं तो वहाँ पे सैलरी डिटेल, परक्यूजिज डिटेल, अलाउंस डिटेल एक्स्ट्रा फॉर्म नंबर 16 से देखकर भर सकते हैं, जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा इशू किया गया है। यदि फॉर्म नंबर 16 इशू नहीं किया गया क्योंकि सैलरी का TDS नहीं कटा है, तो आप पे स्लिप से देखकर ये अमाउंट भर सकते हैं, या फिर जो बैंक स्टेटमेंट में आपकी एंट्री आई है सैलरी की, उसमें यदि कोई डिडक्शंस आपकी हुई है तो उसे ऐड बैक करके यहाँ पे ग्रोथ सैलरी रिपोर्ट करके आप ये डिटेल भर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल देनी होती है, यानी कि क्या हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाई की गई है या फिर लेट आउट की गई है। यदि हाउस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए होम लोन लिया गया है तो उस पर इंटरेस्ट सर्टिफिकेट बैंक से लेना होता है कि कितना अमाउंट पेबल है इंटरेस्ट का। यदि रेंट पे दिया गया घर तो कितना रेंट रिसीव किया गया है और कितने म्यूनसिपल टैक्सेस ओनर के द्वारा पे किए गए हैं, क्योंकि जब आप ITR भरेंगे तो उसमें डिटेल आपको फिल करनी होती है। ग्रोस रेंट रिसीव्ड, रिसीवेबल, टैक्सेस पे टू लोकल अथॉरिटीज़, इंटरेस्ट पेबल ऑन द बोरोड कैपिटल,
एरियर अनरिलाइज्ड एंड रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। फ्रेंड्स, यदि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हाउस लोन लिया गया है तो उस केस में आप इंटरेस्ट सर्टिफिकेट बैंक से ले सकते हैं कि कितना अमाउंट इंटरेस्ट का पे किया गया है और कितना प्रिंसिपल का रीपे किया गया है। फ्रेंड्स, जब ITR भरी जाती है तो होम लोन के लिए जो इंटरेस्ट पेबल है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है, जिसकी डिडक्शन क्लेम की जाती है, और जो प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट है वो 80C के अंतर्गत डिडक्शन के तौर पर उपलब्ध होता है। फ्रेंड, टैक्स पेयर का जो TDS और TCS ड्यूरिंग द ईयर कटा है उसे वो रिकंसाइल करना है अपने 26 के साथ कि क्या सभी एंट्री TDS और TCS की अपीयर हो रही है 26 में, और उसके लिए उसके पास TDS सर्टिफिकेट उपलब्ध है। इसलिए उसे अपने TDS सर्टिफिकेट को 26 के साथ मैचिंग कर लेनी है कि कहीं कोई एंट्री तो नहीं है जो कि उसने इनकम की रिपोर्ट करनी मिस कर दी है अपने इनकम टैक्स की रिटर्न में। 26 फॉर्म को चेक करने के लिए टैक्स पेयर को अपनी इनकम टैक्स इंडिया फाइलिंग की वेबसाइट पर लॉगिन करना है, माई अकाउंट में जाना है, व्यू फॉर्म 26 टैक्स क्रेडिट को चेक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक करना है, जिसके बाद कि TDS CPC की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करना है। फ्रेंड्स, ये असेसमेंट ईयर है। इस प्रकार असेसमेंट ईयर यदि 2021 है तो इसका मतलब है फाइनेंशियल ईयर 1920। तो आप ये सिलेक्ट कर लेंगे, जिसके बाद कि 26 फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पता लग जाएगा कि किस डिडक्टर ने कितना TDS काटा है और कब कब काटा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि शेयर की सेल या परचेज की गई है तो ब्रोकर से ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट लेनी है, कितने एक्सपेंस इनकर किए गए हैं सेल से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड, उसके अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालना होता है और ITR में भरना होता है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक्स्ट्रा भरनी होती है। फ्रेंड्स, यदि प्रॉपर्टी को सेल किया गया है तो उस केस में टैक्स पेयर के पास रजिस्टर्ड डीड होनी चाहिए प्रॉपर्टी की सेल की। इसके अलावा किस व्यक्ति ने इस प्रॉपर्टी को बाय किया है उसका नाम, पैन नंबर, परसेंटेज शेयर, एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टी विद पिन कोड उपलब्ध कराना है। इसके अलावा ये जो प्रॉपर्टी सेल की गई है ये कब परचेज की गई थी, इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेशन करनी है, और क्या कोई इन्वेस्टमेंट की है ताकि जो कैपिटल गेन हुआ है उसे सेव किया जा सके। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे रेफर कर पा रहे हैं कि सभी डिटेल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंतर्गत भरनी होती है इनकम टैक्स रिटर्न में। फ्रेंड्स, यदि टैक्स पेयर के द्वारा कोई गिफ्ट रिसीव की गई है ड्यूरिंग द ईयर तो उसकी डिटेल भी उसे प्रोवाइड करनी होती है कि गिफ्ट रिलेटिव के द्वारा दी गई है या फिर नॉन रिलेटिव के द्वारा, क्योंकि यदि नॉन रिलेटिव से गिफ्ट 50,000 रुपये से ज़्यादा मिलती है एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर तो उस केस में वो इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करनी होती है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत यहाँ पे आप एनी अदर अमाउंट चूज़ कर सकते हैं और ये इनकम टैक्सेबल होती है। इसके अलावा फ्रेंड, टैक्स पेयर के पास ये डिटेल भी होनी चाहिए कि उसने कितनी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया है ताकि वो डिडक्शन क्लेम कर सके, जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, इंश्योरेंस या फिर इनकम टैक्स सेविंग, FDR रिसीट, ट्यूशन फीस ऑफ चिल्ड्रन, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी, डोनेशन इट एक्स्ट्रा। फ्रेंड्स, ये सभी डिटेल इसलिए चाहिए कि जब व्यक्ति अपनी ITR फाइल करता है तो वह 80C से लेकर 80U तक डिडक्शन क्लेम कर सकता है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम, पेंशन अमाउंट, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, एजुकेशन लोन इंटरेस्ट पेड, रेंट पेड, डोनेशन पेड एक्स्ट्रा की। इसके अलावा फ्रेंड, टैक्स पेयर के पास एग्जम्प्ट इनकम से रिलेटेड रिकॉर्ड भी होना चाहिए, क्योंकि ये भी ITR में दिखाना होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड से कोई अमाउंट मिला है, सुपरएन्युएशन फंड, एग्जम्प्टेड डिविडेंड इनकम इट एक्स्ट्रा। फ्रेंड, जब आप ITR देखते हैं तो वहाँ पे एग्जम्प्ट इनकम की रिपोर्टिंग भी करनी होती है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। फ्रेंड, यदि टैक्स पेयर के द्वारा ड्यूरिंग द ईयर एडवांस टैक्स या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया गया है तो उसकी डिटेल भी आपके पास होनी चाहिए। इस डिटेल को आपको 26 के साथ चेक करना है। आपको BSR कोड चाहिए, डेट ऑफ डिपॉजिट, चालान सीरियल नंबर और टैक्स पेयर की डिटेल चाहिए, क्योंकि जब आप ITR फिल करते हैं तो उसमें डिटेल फिल करनी होती है। फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति ने मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर किया है सीनियर सिटीजन के लिए, यानी कि जहाँ पे वह या उसका फैमिली मेंबर 60 ईयर्स एंड अबव है, तो उस केस में इनकम टैक्स की रिटर्न में वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। लेकिन इस केस में उसे सेपरेट डिटेल फिल करनी होती है कि उसने अपनी फैमिली मेम्बर के जो कि सीनियर सिटीजन है के लिए कितना एक्सपेंडिचर इनकर किया है, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इट एक्स्ट्रा, और यदि उसके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए ये एक्सपेंडिचर कितना किया है, इसके लिए अलग से डिटेल ITR में फिल करनी होती है। फ्रेंड्स, यदि टैक्स पेयर के द्वारा डोनेशन दी गई है तो उस केस में देखना होता है कि क्या 100% डिडक्शन SSC क्लेम कर सकता है या 50% डिडक्शन ही क्लेम करेगा अंडर सेक्शन 80G। इस केस में ये भी देखा जाएगा कि क्या डोनेशन कैश में दी गई है या अदर मोड यानी कि बैंकिंग चैनल से दी गई है,
डोनी का पैन क्या है, एड्रेस क्या है पिन कोड के साथ, क्योंकि जब आप ITR फिल करेंगे तो उस केस में ये सभी पर्टिकुलर आपको ITR रिटर्न में भरने होते हैं। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, इट एक्स्ट्रा पर, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।